Today we will take chapter from Geography, Lifelines of National Economy. आज हम भूगोल के अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं को लेंगे। प्रेजेंटेड बाय एन.के. काला, टीजीटी सोशल साइंस, KVFRI, देहरादून। The means by which goods and services reach from one part of country to other parts of country to make lives of people simple and comfortable are different means of transport. These are called lifelines of country because a country cannot move even an inch without them. Country and its prosperity depends on them. Hence, these are called lifelines of national economy. परिवहन के साधन हमारे जीवन को सरल एवं सुगम बनाते हैं। परिवहन के साधनों के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास इन्हीं परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। इसीलिए इन साधनों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि इन्हीं संचार के साधनों एवं परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Means of transport can be classified as land transport, water transport, and air transport. Land transport can further classified as road transport, rail transport, and pipelines. Water transport can be classified as internal water transport and ocean transport. Air transport can be classified as domestic air services and international air services. It is operated by the public as well as private sectors. परिवहन के साधनों को हम तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं: स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल परिवहन को हम दो भागों में विभक्त करते हैं: आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु परिवहन को हम दो भागों में विभक्त करते हैं: घरेलू हवाई सेवाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं, जिनका संचालन सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट। Network of roads in India is 33.2 lakh km. On the basis of nature and surfacing, it can be classified as metalled, that is 57% of total road, unmetalled, that is 43%. On the basis of construction of and maintenance, it can be classified as golden quadrilateral superhighways. Phase 1, total length is 5,846 km. It is 6 lane connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Second phase, that is 7,300 km, and under this second phase we have north-south corridor which connects Srinagar to Kanyakumari, and east-west corridor which connects Silchar, Fasam to Porbandar, Gujarat. Then third one in this category, port connectivity and other projects. Total length is 1,157 km. Then phase 3 of NHDP, it is about 4,015 km and it is having 4 lane. National Highway Authority of India, NHAI, is the implementing agency for NHDP program. NHAI's implement 4 laning of 603 km special accelerated road development program in the
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच इज कॉल्ड SARDP-NE। सड़क परिवहन। भारत में सड़क परिवहन का कुल लंबाई अगर देखें तो है लगभग 33.2 लाख किलोमीटर। इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं इसकी प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति और सरफेसिंग के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। मेटल्ड पक्की सड़कें जो कि 57% हैं कुल सड़कों का, और कच्ची सड़कें जो कि 43% है कुल सड़कों का। इसके निर्माण और रख रखाव के आधार पर हम इसको पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें से एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, सुपर हाईवेज कहते हैं इनको। फेज 1 में इसको 6 लेन का बनाया गया। इसकी कुल लंबाई थी 5,846 किलोमीटर, जिसमें भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ा गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। द्वितीय फेज में इसकी कुल लंबाई रखी गई 7,300 किलोमीटर, और इसने भारत के उत्तर छोर को दक्षिण छोर से मिलाया, जिसको हमने कहा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है। दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। इसके अंदर तीसरी एक सड़क बनाई गई जो कि विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 1,157 किलोमीटर है। इसके अलावा एक और इसमें सड़क का निर्माण किया गया जो कि 4 लेन की है, और इसकी कुल लंबाई 4,015 किलोमीटर है। भारत में सुपर हाईवेज के रख रखाव काम और बनाने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, और इसका मुख्य काम होता है कि इन सड़कों को परिवहन के लिए सुचारू रूप से बनाए रखना, इसकी देखरेख करना, और इसमें किसी प्रकार की अगर कोई खराबी है तो उसको सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बनाना। ये मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके देश में विभिन्न जो नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो कौन कौन से हैं। नेशनल हाईवेज। As on March 31st, 2006, 65,569 kilometer is the total length of national highways. It is about 2% of the total length of the road network. CPWD constructs and maintains national highways. 35% national highways are single lane, 53% is 2 lane, and 12% is 4 lane or more. राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख भागों को जोड़ते हैं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख रखाव और बनाए जाते हैं। 31 मार्च 2006 तक इसकी कुल लंबाई 65,569 किलोमीटर थी। ये कुल सड़क का 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग में 35% राजमार्ग सिंगल लेन है, एकल लेन है। 53% डबल लेन है, और 12% सड़क ऐसी जो कि 4 लेन है। स्टेट हाईवेज टोटल लेंथ इज 1.28 लाख किलोमीटर। 97% of the length of state highway is metalled. The state highways are constructed and maintained by state government. राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा निर्मित और रखरखाव इसका किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 1.28 लाख किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग 97% पक्का है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स total length is 4,70,000 kilometer. District authorities constructs and maintain the district roads. जिला सड़कें, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं और जिला परिषद द्वारा बनाई और इसका रखरखाव किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 4,70,000 किलोमीटर है। अदर रोड्स मोस्टली कच्चा रोड्स, दैट इज टोटल लेंथ इज 26,50,000 किलोमीटर। अन्य सड़कें जो मुख्यतः कच्ची हैं, जिनकी कुल लंबाई 26,50,000 किलोमीटर है।
जो कि ग्रामीण सड़कें होती हैं और गांव और कस्बों को आपस में जोड़ती है। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी के अंतर्गत इसका निर्माण भी किया जाता है। बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड वर्ल्ड हाईएस्ट रोड्स फ्रॉम मनाली हिमाचल प्रदेश टू लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। सीमा सड़कें, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार का एक उपक्रम है जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। रोड डेंसिटी, the lowest density is 10 km per 1000 square kilometer in Jammu Kashmir. The highest density is 375 km per 100 square kilometer in Kerala. The national average of road density is 75 km per 100 square kilometer. सड़क का घनत्व, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क के घनत्व के रूप में जाना जाता है। सभी सड़कों का घनत्व जम्मू और कश्मीर में केवल 10 किलोमीटर और केरल में 375 किलोमीटर है। राष्ट्र का औसत लगभग 75 किलोमीटर पर प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, inadequate, 43% of roads are unsurfaced, highly congested in cities, and bridges are narrow. Roadside amenities are not sufficient, and emergency services are poor. हमारे देश में सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ है, लेकिन आज हमारा सड़क परिवहन विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। उनमें से कुछ की हम चर्चा करें। पहला, जो सड़कें हैं वो अपर्याप्त हैं। संचार के परिवहन के साधनों की तुलना में सड़कों का जाल सीमित है, कम है। भारत की 43% जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं। शहरों में बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या है और वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण बहुत ज़्यादा कंजक्शन है। जो पुल हैं वो बहुत ही संकरे हैं। इसकी और भी समस्याएं जैसे कि सड़क के आसपास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अपर्याप्त हैं। आपातकालीन, जैसे कि आपातकालीन सुविधाओं की हम बात करें तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। कभी कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें आसानी से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश। Railways. It was introduced by British government in 1853. It was about 34 kilometer and it was between Mumbai to Thane. रेल परिवहन, भारत में रेल परिवहन ब्रिटिश काल में आरंभ हुई थी। इसकी कुल लंबाई उस वक्त 34 किलोमीटर थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच में शुरू हुई थी और ये 1853 में सबसे पहले आरंभ की गई थी। देश में रेलवे नेटवर्क का वितरण भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। उच्चावच, विरल आबादी और आर्थिक अवसरों के कारण हिमालयी क्षेत्रों में रेलवे का विस्तार अधिक नहीं हो पाया है। प्रोग्रेस मेड इंडिया Progress made by Indian Railways since independence. The total length of railway network as on March 2002 was 63,028 km. It is operated in three gauges. Broad gauge, total length is 45,622 km. Meter gauge, total length is 14,364 km. Narrow gauge, 3,136 km. As on March 1951,
Total length was 53,596 km. It was increased by 18%. Second, additional lines on the already existing busy routes. Total running track had increased from 59,315 km to 1,07,969 km in 2001. Electrification of route. By March 2006, the Indian Railways had got 17,500 km of railway route electrified, that is 26% of total route. Purpose of electrification: relieves railways from steam engines, ensure more speedy movement, clean and pollution-free travel. Container services: provides door-to-door service for goods and commodities by CCI. Computerized reservation and more coaches and sleepers. Metro railways, which connect Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai. Superfast trains. And last one is the biggest government department, which is having near about 15.5 lakh regular employees and 2 lakh casual employees. स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रेल ने काफ़ी प्रगति की है, जिनमें से कुछ पर हम चर्चा कर लें। पहला है, भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई मार्च 2002 के अनुसार 63,028 किलोमीटर। भारतीय रेल को 3 गेजेस में संचालित किया जाता है। ब्रॉड गेज, जो इसकी कुल लंबाई 45,622 किलोमीटर है, जो कुल रेलवे नेटवर्क का 70% है। मीटर गेज, जिसकी कुल लंबाई 14,364 किलोमीटर है, जो कुल रेल रूट का 24.6% है। नैरो गेज, जिसकी कुल लंबाई 3,136 किलोमीटर है, जो कुल रेलवे रूट का 5.36% है। अगर हम बात करें कि 1951 में हमारे रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई क्या थी, तो वो लगभग 53,596 किलोमीटर थी, जो कि आज के समय में लगभग 18% उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरा हम देखें तो जो बदलाव आया है, दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारे देश में रेल नेटवर्क था, जो बहुत ही बिजी रूट थे, उसमें हमने कुछ और नए रूट्स को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो जो रनिंग ट्रैक था आपकी कंट्री में, आपके देश में, उसको बढ़ाकर पहले जो 59,315 किलोमीटर था, वह बढ़कर 1,07,969 किलोमीटर हो गया है। फिर तीसरा हम देखें क्या परिवर्तन किया गया, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड्स, यानी कि विद्युतीकरण, रेलवे का विद्युतीकरण किया गया। और मार्च 2006 में भारतीय रेल का लगभग 17,500 किलोमीटर विद्युतीकरण कर दिया गया था, जो कि कुल लंबाई का रेलवे नेटवर्क का 26% है। क्या उद्देश्य है, क्यों हमारे देश में रेल का विद्युतीकरण किया गया? तो पहला हम बात करें तो सबसे पहले जो भाप से चलने वाले इंजन थे, उनसे भारतीय रेल को मुक्त करना, क्योंकि भाप से चलने वाले इंजन में कोयले का इस्तेमाल होता था, तो कोयले की खपत को कम करने के लिए हमने विद्युतीकरण किया। दूसरा, जो भाप से रेल चलती थी तो उसकी गति बहुत सीमित थी, धीमी गति चलती थी, तो इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण किया गया। तीसरा, सरकार चाहती थी कि जो यात्रा की जा रही है वो साफ हो और प्रदूषण रहित हो, उसमें कोई प्रदूषण ना हो, इसके लिए इसका विद्युतीकरण किया गया। चौथा हम देखें कंटेनर सर्विसेज, रेल नेटवर्क को अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए ये सुविधा शुरू की गई थी। पांचवा हम बात करें, इसमें भारत सरकार ने कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था आरंभ की, जिससे कि और अधिक सरलता और सुगमता लोगों को होने लगी। मेट्रो रेलवे को संचालित किया जाने लगा, जो कि दिल्ली के जो दिल्ली, मुंबई
कलकत्ता और चेन्नई जैसे महानगरों में शुरू की गई थी। अब तो ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है। सुपर फास्ट ट्रेन्स यानी कि तीव्र गति से चलने वाली रेलों को संचालित किया जाने लगा। भारतीय रेल भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, जिसमें लगभग 15.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं और लगभग 2 लाख कैजुअल लेबर हैं। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज: traveling without ticket, theft of railways properties, damaging railway properties, pulling up of chains and stopping of trains, attacks of terrorists, bomb blast, throwing of passengers out of trains over traffic matters। चूँकि भारत में रेलवे का बहुत अधिक विस्तार किया गया है, अभी हमने देखा कि विद्युतीकरण भी किया गया, आधुनिकीकरण किया गया इसका, तो उसमें विद्युतीकरण किया गया, ट्रेन सर्विसेज को ऐड किया गया, लेकिन फिर भी भारतीय रेल की कुछ समस्याएं हैं। उनमें से कुछ की हम बात करें। जैसे पहला है कि बिना टिकट यात्रा करना, दूसरा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तीसरा बिना वजह चेन खींचना और जगह जगह पर रेल को रोकना, जिससे कि ट्रेन लेट होती हैं। आतंकवादियों का रेलवे नेटवर्क का आक्रमण, बम ब्लास्ट। दिस मैप एंड यू कैन सी दैट हाउ आवर रेलवे ट्रैक्स हैज बीन ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे। इस मानचित्र के माध्यम से भी आप भारतीय रेल के विस्तृतीकरण को देख सकते हैं और किस तरह से हमारी भारतीय रेल का संचालन किया जाता है, वो इस मानचित्र से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। Pipelines. Pipelines have become a major means of transport and are used in transporting crude oil, petroleum product and natural gas from the oil and natural gas fields to refineries, fertilizers factories and big thermal power generation plants. Major categories of pipeline transportation in India: Upper Assam oil fields to Kanpur via Guwahati, Baruni and Allahabad. Salaya Gujarat to Jalandhar, Punjab via Viramgam, Mathura, Delhi and Panipat. Hajira Gujarat to Jagdishpur, Uttar Pradesh via Bijapur, Madhya Pradesh, the longest pipeline in India, near about 1700 km. Mumbai High with Mumbai and Pune. Proposed pipelines are between Kandla and Panipat, between Kandla and Bina, between Mumbai and Manmad, between Visakhapatnam to Vijayawada, between Bangalore to Chennai via Bangalore। अब हम बात करें हमारे अगले परिवहन की, जिसे हम कहते हैं पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क भारत के परिवहन मानचित्र पर एक नया आगमन है। इसकी आरंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन बाद में चलने वाली लागत काफ़ी कम होती है। इसका उपयोग कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। यह ट्रांसशिपमेंट घाटे और देरी को नियंत्रित करता है। भारत के प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क हैं। पहला है गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद होते हुए असम में कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। दूसरा है गुजरात के सलाया से जालंधर तक, पंजाब में विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते। तीसरा है गुजरात के हाजिरा से गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश में बीजापुर से के मध्य से यूपी के जगदीशपुर को जोड़ती है। आने वाले समय में हम कुछ और पाइपलाइन का संचालन करेंगे, जो कि उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक है जैसे कि कांडला और पानीपत के बीच में, कांडला और बीना के बीच में, मुंबई और मनमाड के बीच में, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच में, बेंगलोर और चेन्नई के बीच में वाया बेंगलोर होते हुए। तो ये हमारे प्रमुख जल परिवहन, प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में था। अब हम अगले देखिए मानचित्र में देखिए, दिस इज क्रूड ऑयल एंड एलपीजी पाइपलाइन इंडिया। यू कैन इजीली सी द डिफरेंट पाइपलाइंस ऑफ योर कंट्री। जो भारत की जो सबसे लंबी पाइपलाइन है जो हमने बात की, जो कि आपके गुजरात के हाजिरा से होते हुए जगदीशपुर तक जाती है, यानी गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाती है।
जो कि भारत की सबसे लंबी 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना है। वाटर ट्रांसपोर्ट। India has a large number of perennial rivers and a very long coastal line of 6,100 km. Types of waterways: inland water transport, second, ocean water transport. National waterways: the Ganga River, it is between Allahabad to Haldia and it is near about 1620 km. Second national waterway is the Brahmaputra River. On the Brahmaputra River between Sadia to Dhubri, it is about 891 km. Third one is the West Coast Canal. It is between Kollam to Kottapuram, near about 14 km. Fourth one is the Champagara Canal in Kerala, which is about 13 km. And the fifth one is Udayamandalam Canal, which is in Kerala. It is about 22 km. Major seaports. At the time of independence, we have only 5 seaports. We can classify the seaports on the basis of east and west. First, we talk about the west coast. Mainly are Kandla, Mumbai, Nhava Sheva, it is also called Jawaharlal Nehru Port, Marmagua, Mangalore, Kochi. In the eastern coast, we are having Tuticorin, Chennai, Ennore, Visakhapatnam, Paradip, and Haldia. जल परिवहन। जल परिवहन का सबसे जलमार्ग का सबसे सस्ता साधन है। ये भारी और बहुत भारी सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये परिवहन ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। भारत की कुल तटवर्तीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है और भारत में अभी लगभग 12 प्रमुख और 181 मध्यम और मामूली बंदरगाह हैं। भारतीय जल परिवहन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: अंतर्राज्यीय जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। इसी के अंतर्गत हमने इसको बात की है। राष्ट्रीय जल परिवहन के अंतर्गत हम बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि गंगा नदी पर है, जो कि इलाहाबाद से हाल्दिया तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया गया है, जो कि सादिया से धुबरी के बीच में है, इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। तीसरा पश्चिमी तट पर स्थित है पश्चिमी तटीय कैनाल नहर, जो कि कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच में है, 14 किलोमीटर की कुल लंबाई है। चौथा है चंपागारा कैनाल, जो कि केरल में है, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसी तरह से एक और है उदयमंडलम नहर, जो कि केरल में है, इसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनकी अगर हम बात करें तो उससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश में स्वतंत्रता के समय तक केवल 5 ही बंदरगाह थे, लेकिन आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो हमारे पास लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 181 मध्यम और मामूली बंदरगाह हमारे देश में हैं। अगर हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम तट में हमारे पास कांडला, मुंबई, नाहवा शेवा, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, मार्मगोआ, मैंगलोर और कोची हैं। पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हाल्दिया ये प्रमुख बंदरगाह हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में कांडला सबसे पहला वो बंदरगाह था जिसको कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकसित किया गया। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और यह अत्यधिक उत्पादक ग्रेनाइट और औद्योगिक बेल्ट के निर्यात और आयात के लिए सुविधाएं प्रस्तुत करता है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई एक विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से आश्रय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मार्मगोआ बंदरगाह देश का प्रमुख लोहायस्क निर्यातक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर की अगर हम बात करें तो ये बंदरगाह कर्नाटका में स्थित कुदेरमुख खदानों से लोहायस्क के निर्यात को पूरा करता है। कोच्चि जो कि हमारे पश्चिमी तट में स्थित है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और लेगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। With the help of this map also we can see our national waterways.
First map shows us the national waterways of your country, and the second map shows the India's ports in west and east coast. अब पहला मानचित्र जो आप देख पा रहे हैं, पहला मानचित्र जो आप देख पा रहे हैं, ये मानचित्र भारत के प्रमुख जल परिवहन, जिसे हम राष्ट्रीय जल परिवहन कहते हैं, उनको दिखाता है। और जो दूसरा मानचित्र है वो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को, जो कि पश्चिम और पूर्वी तट में स्थित है, उनको दिखाता है। मैं एक बार पुनः उनके नाम बता दूं। प्रमुख बंदरगाह हैं पश्चिमी तट की अगर हम बात करते हैं तो कांडला, मुंबई, नाहवा शेवा, मार्मुगोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चिन। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पे है तूतीकोरिन, एन्नोर, मद्रास, चेन्नई, जिनको मद्रास भी कहते पहले, विशाखापट्टनम, पारादीप, हाल्दिया और कोलकाता। एयर ट्रांसपोर्ट, it is the fastest, comfortable and prestigious means of transport. Civil Aviation Department of India controls and supervises the activities of airlines and gives guidelines for safe operation of the airlines. It is also classified into two types: domestic air transport, international air transport. Domestic air transport in country run by state is called Indian Airlines. Several private operators are also operating with different names. State-run international air transport has been given the name Air India. Major international airports in India: New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Amritsar, Panji, Ahmedabad, Kochi, Pune, Hyderabad, Bangalore, Srinagar, Thiruvananthapuram, Guwahati. Airports are managed by Airport Authority of India. अब हम अगले परिवहन की बात करें, जिसे हम कहते हैं वायु परिवहन। ये बहुत कठिन इलाकों जैसे कि ऊंचे पहाड़ों, सुनसान रेगिस्तान और घने जंगलों को कवर कर सकता है और लंबे समुद्री हिस्सों को बड़ी आसानी से तय कर सकता है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। भारत में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपने बंद किनारे के संचालन एवं दुर्गम क्षेत्रों, उत्तर पूर्व राज्यों और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के आंतरिक भाग से कठिन इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है। भारत में जो हवाई सेवाएं हैं उनको नियंत्रित और देखरेख का काम नागरिक उड्डयन विभाग करता है, और इसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है घरेलू हवाई परिवहन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन। अब भारत में घरेलू हवाई परिवहन इंडियन एयरलाइंस के नाम से संचालित की जाती है, जिसको कि विभिन्न निजीताओं के द्वारा भी संचालित किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं हैं उन्हें हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विभिन्न क्षेत्रों में हैं। मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी तरह चेन्नई, अमृतसर में राजा सांची, पणजी, अहमदाबाद, कोच्चि, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। भारत में जो एयरपोर्ट्स हैं उनके रखरखाव काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। International airport, you can easily see different international airports in your country through this map. This is Amritsar, Delhi, Ahmedabad, Mumbai, Hyderabad, Goa, Bengaluru, Chennai. These are the different international airports. इस मानचित्र के माध्यम से आप भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को आसानी से देख सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं। Now let's talk about the role of transport network in the development of country. Number one is lifelines of the country. It is called the lifeline of country. It helps in transportation. Number three, turning of local market into national market. Number three, it helps in the development of economy. Number five, national integration of the country. It helps in the national integration of the country. And the last one is the cultural integration. अब हम बात करें कि परिवहन नेटवर्क का भारत के विकास में क्या भूमिका है, उसकी क्या रोल है।
तो पहला हम बात करते हैं, इनको हम देश की जीवन रेखाएं कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवहन के साधनों के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं, इसलिए इनको जीवन रेखाएं कहता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन होता है इसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तीसरा हम कह सकते हैं कि परिवहन के जो नेटवर्क है, इससे जो स्थानीय बाजार है उसको एक माध्यम मिलता है और वो धीरे धीरे विकास करता है और वो एक राष्ट्रीय बाजार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है। चौथा हम बात करें कि ये राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहयोग करता है। विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं, लोग उनका उपभोग करते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, सबको आय प्राप्त होती है, तो इससे क्या है, देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ परिवहन नेटवर्क देश में एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे संपर्क में आते हैं, तो इससे एकता की भावना जागृत होती है। एक और बहुत अधिक महत्व है इस चीज़ का, परिवहन नेटवर्क का, कि इससे देश में सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद उनका अनुसरण करने लगते हैं। इस तरह से क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और उसमें एकता स्थापित होती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, communication is the process in which messages are sent from one place to another. People sitting thousands of kilometers away talk with one another and even watch one another. Various means of communications are postal services, print media. Print media can be classified as a newspaper and magazine. Telecommunication, electronic media as classified as radio and television. Teleprinters and cables. संचार नेटवर्क की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत संचार और जन संचार, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल हैं। देश में संचार के प्रमुख साधन के नाम जाने जाते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसको हम प्रथम श्रेणी मेल के अंदर बात करें तो वार्ड और लिफाफे आते हैं। दूसरी श्रेणी मेल के अंदर बुक, पोस्ट, बुक पैकेट्स, पंजीकृत समाचार पत्र आदि इसमें शामिल होते हैं। बड़े कस्बों और शहरों में मेलों की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए हाल ही में 6 प्रकार के मेल चैनल की शुरुआत की गई है। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और आवधिक चैनल भी कहा जाता है। भारत में एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। अगर हम संचार के माध्यमों की बात करें तो इनको हम विभिन्न भागों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि डाक विभाग, मुद्रण मीडिया यानी प्रिंट मीडिया, जिसमें कि समाचार पत्र और मैगजीन पत्रिकाएँ आती हैं। टेली कम्युनिकेशन, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होती है, इसमें रेडियो, टेलीविज़न की हम बात करते हैं, और टेली प्रिंटर्स और केबल्स की हम बात करें। ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, states and countries is referred to as trade. Trade between two countries is called international trade. Foreign trade includes exports and imports. Export trade is the trade in which a country supplies its surplus goods and commodities to other nation and earn valuable foreign exchange. Import trade is the trade in which a country obtains these goods and commodities from other countries in which it is deficient. Balance of trade is the difference in the value of exports and imports. Major items of India's exports are agriculture and allied products, ores and minerals, gems and jewelries and chemical products, engineering goods, etc. Major items of India's import are petroleum and petroleum products, pearls and precious stones, inorganic chemicals, coke, machinery, fertilizers, etc. Except 1972, 73 and 76, 77, India's trade balance has been adverse since independence. व्यापार, अगर हम व्यापार की बात करें तो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान और एक देश से दूसरे स्थान देश में हस्तांतरण, उसे हम व्यापार कहते हैं। अगर व्यापार
देश के भीतर ही हो रहा है तो वो घरेलू व्यापार कहलाता है, और दो देशों के बीच में होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को के रूप में जाना जाता है, और दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। आयात और निर्यात व्यापार के विभिन्न घटक हैं। किसी देश के व्यापार संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार का अनुकूल संतुलन कहा जाता है। भारत से विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। अगर हम कहें कि हम किन चीज़ों का निर्यात करते हैं तो कृषि उत्पाद, खनिज, कच्चा खनिज जिसे कहते हैं, इसके अलावा स्वर्ण आभूषण, इन चीज़ों को हम निर्यात करते हैं। और अगर आयात की बात करें, आयात उन चीज़ों की आता है जो अपने देश में उपलब्ध नहीं है या जिनकी उपलब्धता कम है, जैसे कि पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल है, कोक है, मशीनरी है, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इनको हम विभिन्न देशों से आयात करते हैं। The above discussed infrastructure is must for movement of people, goods and services. Without these, a country will be more than a crippled state, and the means of transport are truly called lifelines of national economy. तो इस अध्याय में जो हमने अभी तक चर्चा की है वो ये बताता है कि विभिन्न परिवहन के साधन, संचार के साधन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नितांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके माध्यम से ही वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होता है। तो अगर ये ना होंगे तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं। इसीलिए इनको किसी भी राष्ट्र की या किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है और कहा जाना भी उचित है। धन्यवाद।